Welcome to the second part of the audio learning of the chapter Human Health and Diseases. I hope you've seen the first one, so let's just start it without wasting any time. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए कि कोई एक हमारे पास वही शाम को ही हम ले लेते हैं, ठीक है। उस शाम की बॉडी में लग गया है कट, गलत हो गया, शाम की बॉडी में लग गया है कट, इंजरी हो गई है। सपोज करो किसी के भी यहाँ पे मेरे मान यहाँ पे कट लग गया, जी। पॉसिबिलिटी है यहाँ से बैक्टीरिया एंटर कर सकता है, कर तो सकता है, नहीं है यार, हमारे आसपास हजारों बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे, हमें नहीं पता कितने, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हैं। अब वो इस कट के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर तो कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर कट लगता है तो ये इंजर्ड टिश्यू खुद दो चीजें सीक्रेट करता है। क्या करता है मैम, क्या बोल रहे हो आप, क्या सीक्रेट करता है, बता रहे हैं, शांति रखिए। पहला होता है पेन रिसेप्टर, दर्द होने लगता है ना, हाय मम्मी दर्द हो रहा है ना, दर्द होने लगता है। और बेसिकली ये जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करते हैं और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जाकर पेन करवाता है, दर्द। उसके साथ साथ में ये मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करता है। मास्ट सेल्स क्या करेंगे, मास्ट सेल्स बेसिकली हिस्टामाइन रिलीज करेंगे। मैम हिस्टामाइन क्या करेगा, हिस्टामाइन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। उससे क्या होगा, जैसे ही उस एरिया में ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी तो डब्ल्यूबीसीज का बाहर जाना आसान हो जाएगा। डब्ल्यूबीसीज का बाहर जाना आसान हो जाएगा। मैम डब्ल्यूबीसीज को बाहर भेजना ही क्यों है, ताकि वो जो बैक्टीरिया अंदर घुस रहे हैं उनको वो आसानी से मार सके। इसीलिए उसके बाद में इन्फेक्शन के बाद में कभी कभी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो वो इन्फ्लेमेशन क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशन बेसिकली आपकी वो डब्ल्यूबीसीज ही होते हैं, उनकी कुर्बानियां होती हैं, उनकी शहीद बॉडीज होती हैं वहां, ठीक है। बहुत सारे इस लड़ाई में बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज जो है वो शहीद होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। कैसे होता है ये सब कुछ, इंजर्ड टिश्यू खुद ही करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करवाता है। पेन क्या होती है मैम, व्हाट इज द पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवा रहा है। पर जब आपको पेन होगा ना तभी तो आप दबाओगे उसको, और जब उसको दबाओगे ना तो आपका सिस्टम एक्टिवेट होगा उस एरिया पे काम करने के लिए, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। वो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए ज्यादा वहां पर, क्यों, डब्ल्यूबीसी आएंगे ज्यादा तो अच्छे से काम हो पाएगा, इन्फेक्शन कम होगा। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और बॉडी इज अ ब्रह्मास्त्र, आई वुड से it's a brahmastra. Those who have not studied biology in 11th and 12th, or of course not all, everyone studies it, but जिन्होंने पढ़ी है ना यार वो ढंग से, मैं रट्टे वाली बायोलॉजी की बात नहीं कर रही हूँ, एकदम रट लिया उनकी बात ही कर रही हूँ मैं, जिन्होंने समझी है एक्चुअल में, मजे लिए हैं बायोलॉजी के, मजे लेकर पढ़ा है, मैंने समझ के पढ़ा है, किसी भी चीज को रटा नहीं है। बायोलॉजी में तो बिल्कुल नहीं रटना होता है, केमिस्ट्री में तो फिर भी समझ में आता है, बायो में कौन रटता है। एग्जाम्पल्स की बहुत आसानी से याद की जा सकती है, उसमें टेंशन नहीं होता। इसने एक्चुअल में समझी है ना, जैसे सेशन प्रोसीड करता है ना यार, वो बच्चा अपनी बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि उसको नॉलेज है। जो नहीं होता है ना उसको बायोलॉजी कभी समझ ही नहीं आई, मैं तो बहुत हो गई थी। इट इज अमेजिंग टू अंडरस्टैंड, टू स्टडी अबाउट बॉडी, इट्स रियली अमेजिंग आई सपोज, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन होती है ना, जिस एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। वो इन्फ्लेमेशन में होता क्या है मेरे बच्चे, इन्फ्लेमेशन में हमारे मरे हुए डेड हमारे डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, ऐसे कुछ खास नहीं होता है उसमें। शहीद बॉडीज होती हैं जो हमारे लिए, हमारी जान को बचाने के लिए वो खुद शहीद हो जाती है। You should be saluting them. कोई होता है तुम्हारे लिए शहीद, कोई भी नहीं, तुम्हारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं। थैंक्स, हाथ जोड़िए, शुक्रिया डब्ल्यूबीसीज कहिए, थैंक यू डब्ल्यूबीसीज फॉर प्रोटेक्टिंग मी whenever I am very silly roaming around on the streets and I get stuck in some doors or mirrors or bikes and then I get a cut and then you're there to save my life. Thank you WBCs, say thank you to them. चलते रहते हो पूरा दिन। जब भी करता है, बी इट बैक्टीरिया, बी इट वायरल, चाहे वो आपकी नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर कर रहा हो, चाहे आपके माउथ के थ्रू एंटर कर रहा होगा, चाहे आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू एंटर कर रहा होगा, या आपकी किसी बॉडी के कट के थ्रू एंटर कर गया है,
रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं ना आपकी बॉडी में। ये तो सब ओपनिंग्स आपका ईयर एक ओपनिंग है, आपकी आईज भी के अंदर भी इस तरह से जम जा सकता है, आपकी नॉस्ट्रल्स एक ओपनिंग है, आपका माउथ एक ओपनिंग है, एंड अनदर ओपनिंग यू हैव इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाली ओपनिंग। सब में होती है वो तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाली ओपनिंग। एंड आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि फीमेल के अंदर फीमेल यूरेथ्रा जो है वो शॉर्ट होता है, मेल का यूरेथ्रा बड़ा होता है। तो फीमेल की यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो इन्फेक्शन कैसे होती है, उनका यूरेथ्रा छोटा होता है, फीमेल्स का यूरेथ्रा इज वेरी स्मॉल, है ना, 4 सेंटीमीटर का होता है ना। तो उसके थ्रू बैक्टीरिया का एंटर करना, किसी भी तरह के जर्म्स का, इन्फेक्शन का एंटर करना इज वेरी इजी। Males के अंदर it's not that easy because the tract is long, the length is more, urethra का length is more, but in the case of female the length of the urethra is very small, तो germs are able to enter very easily। इसका मतलब ये है कि एंट्री जो है germs की वो reproductive की ओपनिंग्स जो है उसके थ्रू भी हो सकता है। फीमेल्स के अंदर वेजाइना के थ्रू हो सकता है, आपके जो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग होती है यूरेथ्रा उसके थ्रू भी हो सकता है। इस तरह से मेल्स के अंदर वी हैव दैट स्पर्म्स जहां से हमारे निकलते हैं पीनस, वहां से हो सकता है, एंड वहीं पर यूरेथ्रा होता है। मेल्स में तो इट्स यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, कॉमन ओपनिंग होती है सीमन की और यूरिन की, तो यस थ्रू दैट इट कैन एंटर, दैट्स आल्सो एन ओपनिंग। ठीक है, तो हाइजीन शुड बी मेंटेन। तो फीवर आ जाता है, कोई भी तरह का जर्म एंटर करता है, योर बॉडी इज लाइक लेट्स इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी का टेम्परेचर हमारे भले के लिए बढ़ता है। बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, मतलब आपकी बॉडी में किसी तरह की किसी जर्म का इन्फेक्शन हो गया है, जर्म का इन्फेक्शन हुआ, बॉडी विल इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है भाई कुछ हुआ है अंदर, हाइपोथैलेमस अपना टेम्परेचर बढ़ा देगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा मैम, बेटा चॉप के अंदर बैक्टीरिया वायरस एंटर करेगा, वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फीवर होता है तो सिर्फ बैक्टीरिया वायरस को ही नुकसान होता है, उनको ही तकलीफ होती है। आप सबको पता है कि जब भी हमारे अंदर फीवर आता है तो हमें भी बहुत तकलीफ होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो हमारे एंजाइम्स को भी डिस्टर्ब करेगा। अगर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली हमारी बॉडी भी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगी, हमारे भी एंजाइम्स स्लो हो जाएंगे। इस तरह से हमारे मुंह का भी टेस्ट कभी कभी कड़वा कड़वा हो जाता है जब हमें फीवर होता है। क्यों नहीं लगती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी ढंग से काम नहीं कर रहे, बिकॉज़ दे नीड सम काइंड ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर टू शो देयर एक्टिविटी। इफ दे डोंट गेट इट दे वोंट बी एबल टू वर्क। ओके, तो मैम फीवर होता कैसे, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो जैसे ही WBCs की लड़ाई होती है पैथोजेंस के साथ में, इन्फ्लेमेशन में भी हो रही थी, बॉडी के अंदर एंटर कर रहे थे नेचुरल किलर सेल्स, वायरस वाले के साथ लड़ रहे थे, तो वो भी तो एक तरह के WBCs ही हैं। मोनोसाइट्स से न्यूट्रोफिल्स भी लड़ने की कोशिश करते हैं जब हमारे ब्लड के अंदर कोई एंटीजन घुस आता है। हमारे ऑस्टियोक्लास्ट ये सब भी तो सारे एक तरह के WBCs ही हैं। तो ये अगर किसी टिश्यू में आने तक रिस्पेक्टिव जो उनके मैक्रोफेजेस होते हैं वो भी उसके साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं मैम। बिल्कुल, ये तो बहुत सिंपल है, आसान है ना। तो जब भी WBCs पैथोजेंस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो पैथोजेंस भी टॉक्सिन्स रिलीज करता है और WBCs भी इंटरल्यूकिन्स रिलीज करता है। और WBCs इंटरल्यूकिन्स रिलीज करते हैं, पैथोजन हमारा वो टॉक्सिन रिलीज करता है, और दोनों के दोनों ही पायरोजेंस होते हैं। मैम पायरोजेंस का मतलब भूल गए, हम बता देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये दोनों मिलते हैं पायरोजेंस एंड पायरोजेंस। इनका पायरोजन कौन है, इंटरल्यूकिन, WBCs का। पैथोजेंस का कौन है, टॉक्सिन्स। दोनों के दोनों ही क्या है, सोचो सोचो सोचो, पायरोजन है। क्या करेंगे ये दोनों, मिल जाएंगे। किसको स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को। किसको स्टिमुलेट करेंगे, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस हो गया स्टिमुलेट, टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को एकदम से राइज करवा देगा। उससे क्या होगा मैम, बॉडी में माइक्रोब की ग्रोथ घट जाएगी। That's why we take antipyretic drugs, से हमारी बॉडी का टेम्परेचर पूरा डाउन हो जाए। डाउन क्यों करना है, क्यों करें हम डाउन, हमारे माइक्रोब्स मर रहे हैं, क्यों करें हम डाउन, क्या जरूरत पड़ी है, मरने दो ना माइक्रोब्स को। बेटा आपको कभी ना कभी तो फीवर हुआ ही होगा, सबको हुआ होता है। समटाइम्स बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है ना, जैसे दिमाग ठक 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 की आवाज आती है, मेरे साथ तो होता है।
बहुत गंदी फीलिंग होती है यार वो, मतलब इट इज काइंड ऑफ लाइक, ऐसा लगता है कि लाइक हार्ट जो है ना वो हमारा यहाँ पहुंच चुका है, हार्ट हैज रीच्ड इनटू द ब्रेन समहाउ, आई डोंट नो हाउ इट्स, तो इट इज वाइब्रेटिंग लाइक हेल। व्हाई? टेम्परेचर बढ़ गया है, और अगर आपके दिमाग का टेम्परेचर बढ़ जाए ना यार, इशू हो जाता है, डेथ हो सकती है एक्चुअली। तो बुखार सिर पे नहीं चढ़ना चाहिए, सिर का टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। That's why ठंडी पट्टियां करते हैं। ठंडी पट्टियां क्यों करते हैं? ताकि सर का टेम्परेचर ना बढ़े, सर का टेम्परेचर बढ़ गया तो प्रॉब्लम है। तो जब हम दवाई लेते क्यों है? We take पैरासीटामोल जैसा एंटीपायरेटिक ड्रग्स, जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। मैम अगर बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो माइक्रोब्स मरते कैसे हैं? बेटा हम साथ में, अगर हम अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पैरासीटामोल के साथ में कुछ और दवाइयां भी देते हैं। अकेली पैरासीटामोल कभी भी कोई नहीं देता है, ठीक है? पैरासीटामोल के साथ में हम लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ले रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि माइक्रोब्स मरते हैं। तो हम अपनी बॉडी को कहते हैं भाई तू शांत हो जा, मॉन्स्ट्रस, जस्ट कीप द मॉन्स्टर ऑफ योर्स इनसाइड योरसेल्फ, टेम्परेचर को अपने मत बढ़ा, हमें भी नुकसान हो रहा है, मत बढ़ा टेम्परेचर को। वो कहते हैं यार ठीक है बॉस, नहीं बढ़ाते, तुम कुछ करो फिर बाहर से। तो हम एक दवाई ले लेते हैं, एंटी माइक्रोबियल होती है, वो खुद जाके उसको मारती है, कहते भाई अब टेम्परेचर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, हाइपोथैलेमस में शांत हो जाता है, जर्म्स किल हो रहे हैं। नाउ I'm sorry. there is no more need to increase the temperature and we are safe, but the microbes are still not safe. Great. अच्छा, ये तो फीवर वाला तो एक बहुत नॉर्मल कॉमन फिनोमेना है। एक होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ वायरल के इन्फेक्शन में होता है, वो तो साइटोकिनिन बैरियर। आपकी किसी भी बॉडी के सेल के अंदर वायरल का इन्फेक्शन होता है ना, वो सेल खुद इंटरफेरॉन सीक्रेट कर रहा होता है। एंटी सेल्स उसको मारने के लिए खड़े होते हैं, बट जब तक उसे मार नहीं देते ना तब तक वो इंटरफेरॉन सीक्रेट करता है। इंटरफेरॉन पता क्या करते हैं? इंटरफेरॉन करते हैं आस-पास के जितने भी सेल होते हैं ना उनको प्रिवेंट कर देते हैं कि भाई अब तू मत करियो वायरस का ट्रांसलेशन, उनके जरिए ऐसी प्रोटीन लगा देते हैं कि उनके अंदर अब जाके वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता। जाते जाते वो आसपास के सेल्स का भला कर जाते हैं। अब ये आप डिटेल में लेक्चर में देखिए, मैंने बड़े मस्त तरीके से समझा रखा है इसको, है ना? चलिए, तो इंटरफेरेंस कैसे होते थे? कोई मेरे को बताओ जरा फटाफट से, आपके साथ भी इंटरेक्शन कर ले। स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, डॉग का कैट में डाल दिया, कैट का ह्यूमन में डाल दिया, वैसे नहीं चलेगा काम। ह्यूमन का ह्यूमन में डालो तभी काम चलेगा। स्पीशीज स्पेसिफिक है, वैसे ये स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि एचआईवी वाला सिर्फ एचआईवी के लिए ही काम करेगा, नो, वो राइनो वायरस के लिए भी काम कर सकते हैं, किसी और वायरस के लिए भी वो काम कर सकता है, ठीक है मैम? वायरस को नहीं मारता, सेल्स को बचाता है। कि वायरस, देखो वायरस हमारी बॉडी में पड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हमारे सेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। घूमता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक हमारे सेल्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो वायरस को नहीं मारता, हमारे सेल्स को रोकते हैं कि भाई तू इससे दूर रहे। बहुत अच्छी एग्जाम्पल देकर समझाया, मजा आ जाएगा, डिटेल लेक्चर देखना आपने। थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप यू लाइक द सेकेंड ऑडियो लर्निंग एज वेल। थर्ड भी आपके पास में जल्दी पहुंच जाएगी, उसमें हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।